Hey everyone, so this is Pooja and I welcome you to all in this new video. So आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की और चैप्टर 4 है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं पॉलिटी के लिए वो है एम लक्ष्मीकांत की। और मेरे पास जो बुक है ये है मेरे पास 5th एडिशन, मे बी आपके पास लेटेस्ट एडिशन होगा, बट सेम ही रहती हैं चीज़ें। अगर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हों तो वही होते हैं, बाकी सारा सेम ही रहता है। तो प्रियम्बल के बारे में हम बात करेंगे कि प्रियम्बल क्या है। देखो, एक तरह से ना प्रियम्बल को ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। देखो, हमारी बुक में फर्स्ट लाइन लिखी गई है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो ये कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का, ये फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, और ये है N.A. पालखीवाला, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ये, और इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड इन्होंने दिए थे N.A. पालखीवाला जी ने। और देखो, जो हमारा प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये पता किस चीज़ पे बेस्ड है? जो नेहरू जी ने ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किए थे ना, हमारा जब संविधान बनना शुरू हुआ था, तो आई थिंक 9 दिसंबर को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर दिए थे। तो ये उस पे बेस्ड है, ठीक है, हमारा प्रियम्बल। फाइन। और एक बात और कि आज दिन तक हमारे प्रियम्बल में सिर्फ एक बार सुधार किया गया है, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट की गई है, वो थी 42 जो अमेंडमेंट थी वो की गई है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में की गई थी ये, और इसमें 3 न्यू वर्ड जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो हम इन वर्ड्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे लास्ट में 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए थे। ठीक है, और सिर्फ एक ही बार हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है, और वो थी 42 नंबर वाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। ठीक है, अब मूव करते हैं हम जो की वर्ड्स हैं ना प्रियम्बल के, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो की वर्ड्स हैं वो हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब हम इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसी पे बेस्ड है हमारा प्रियम्बल, और प्रियम्बल को कहा जाता है हमारे संविधान की सोल, आत्मा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल बॉडी। कि जब भारत का जो संविधान बना ना, तो इसमें कोई एक्सटर्नल लोगों की इंटरफेरेंस नहीं थी। हमारे भारत के ही लोग थे और बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे वो, उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव या दबाव नहीं था। ठीक है, सॉवरेन बॉडी। सेकेंड पॉइंट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। जो हमारा भारत का संविधान है, हमारे जो भारत के लोग हैं वो सामाजिक लोग हैं, है ना, एक दूसरे के सुख दुख हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देने वाले। तो हमारा जो संविधान है वो एक तरह से सोशलिस्ट है। एंड इट वॉज एडेड बाय 42 अमेंडमेंट इन जो 1976 में अमेंडमेंट हुई थी ना, अभी हमने पीछे पढ़ा कि 3 वर्ड ऐड हुए लेटेस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट जो है सेकंड पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब थर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मीनिंग होता है धर्म निरपेक्ष देश। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो और ये सेक्युलर जो है, धर्म निरपेक्ष जो है, ये भी 42 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उसी टाइम ऐड किया गया था। और इसका मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात ना हो, है ना, सभी धर्म एक बराबर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सारे अपने अपने रीति रिवाजों
के साथ इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, तो कोई गुरुद्वारे जाता है, अपने अपने रिचुअल अपनी पूरी आज़ादी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है डेमोक्रेटिक। क्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक, मतलब पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लोगों के पास अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक, सेकंड पेज पे है रिपब्लिक का मतलब होता है स्वतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, मतलब प्रजा का राज होना। लोगों के पास राइट्स हैं, लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, प्रजा का शासन है, लोग इंडिपेंडेंट हैं। जो भी गवर्नमेंट पावर्स हैं उनको जिस भी आदमी को वो दी जाएं तो वो लोग चुनकर लाएंगे उस आदमी को। ठीक है। तो रिपब्लिक। नेक्स्ट वन इज जस्टिस, न्याय। मैंने पीछे कहा था ना आपको, शायद पिछली क्लास में कहा था कि जस्टिस 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये हमने लिया था कहाँ, इसके रशिया के आई थिंक संविधान से लिया है हमने जस्टिस। और इसमें देखो सोशल के लिए हम बात करेंगे, इट डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट, कि सभी हर तरह के लोग, चाहे तुम उनका डिवीज़न चाहे कास्ट की तरह हो, चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो, लेकिन जो जस्टिस होगा, जो न्याय होगा, वो उस टाइम सबके लिए सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है, देखो, इट डिनोट्स नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इसका मतलब है, जैसे समझ लो, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं अंबानी का। अंबानी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, पर उन्होंने कमाया है, वो उनकी मेहनत है। अब जैसे समझ लो अंबानी के पास बहुत पैसा है और सरकार ले उस पैसे को अपनी मर्जी से और गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तो सरकार के पास ऐसे राइट्स नहीं हैं, क्योंकि अगर अंबानी के पास पैसा है तो वो उसकी मेहनत का पैसा है, उसके ऊपर सिर्फ उसी का राइट है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो सरकार उससे छीन के वो गरीबों में बांट सकती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उसकी मेहनत है, किसी के पास कम है तो वो उसकी मेहनत और सिचुएशंस हैं। ठीक है। थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में हम बात करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट all citizens should have equal political rights. Every citizens have equal political rights. सभी के पास राजनीतिक जो अधिकार हैं हर एक नागरिक के पास इक्वल है, बराबर हैं। 7th इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मेरा अधिकार है। किसी चीज़ के लिए हम जैसे सरकार के साथ भी अगर हम फाइट करें, धरने देते हैं, कोई कानून उन्होंने लाया हो उसके अगेंस्ट हम जो काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारी स्वतंत्रता है और ये हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है। बट इस स्वतंत्रता की ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आपकी लिबर्टी दूसरों को परेशान ना करे तब तक ही आपको स्वतंत्रता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझ लो एक कॉलोनी में रहते हो आप, है ना, वहाँ पे 20-30 फैमिलीज रह रही हैं और आप रोज़ स्पीकर पे सुबह से लेकर शाम तक गाने बजा रहे हो, परेशान करते हो दूसरों को, और सारे परेशान हो रहे हैं और उसी कॉलोनी के लोग कंप्लेन कर देते हैं आपके अगेंस्ट, तो पुलिस आपको पकड़ के उठा के ले जाएगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप उस टाइम ये नहीं बोल सकते कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरी लिबर्टी है ना, ये तो मेरा राइट है। यू कांट से, बिकॉज लिबर्टी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है। आप तभी तक आप स्वतंत्रता का डंका बजा सकते हो, स्वतंत्रता कर सकते हो, जब तक आपकी लिबर्टी जो है दूसरों को परेशान ना करे। अगर आपकी स्वतंत्रता, आपके राइट्स की वजह से कोई दूसरा तीसरा आदमी परेशान हो रहा है, सफ़र हो रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली उसके लिए पनिशमेंट गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, जो हमारी पुलिस है, वो दे सकती है। नेक्स्ट वन इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स समानता, समानता का अधिकार। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है साफ साफ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है।
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप किसी का भी, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, चाहे उसके धर्म के नाम पे, सेक्स के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे आप किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। सबके पास इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। एंड द लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है बंधुत्व, भाईचारा। इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। एक भाईचारे की भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट, हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हमारा संविधान इन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को फॉलो करता है, ठीक है। इन मोरल वैल्यूज़ के आधार पर हमारा संविधान जो है वो बना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस में भी यही दिया गया है कि जो पंडित ठाकुरदास थे उन्होंने कहा था इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को कहा था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का आत्मा है, संविधान की आत्मा है, सोल है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे देखो, ये लास्ट टॉपिक है हमारे 4th चैप्टर का, ये है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। मैंने आपको बताया कि हमारे प्रियम्बल में आज दिन तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है, वो है 42 अमेंडमेंट, और वो हुई है 1976 में, ठीक है। अब इसमें देखो दो केसेस की बात की गई है, एक है बेरूबारी यूनियन केस और एक है केशवानंदा भारती केस। तो थोड़ा इन दोनों केस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कि ये कौन से केस थे और उस टाइम के बहुत पॉपुलर केस थे। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई थी इन दोनों पे, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो जो बेरूबारी यूनियन केस था ना, तो जो बेरूबारी है वो क्या था, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस इन जलपाईगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा एरिया था बेरूबारी, विच फॉल्स अंडर द 2 थानास ऑफ जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के 2 थाना थे कोई, वहाँ उनके बीच में आता था वो जलपाईगुड़ी एंड बोडा जो एरिया का नाम था, ठीक है। मत समझ लो, मतलब बेरूबारी जो है एक विलेजेस का ग्रुप था, कुछ छोटे छोटे विलेजेस थे, उस जगह का नाम था बेरूबारी, ठीक है। और ये जो बेरूबारी है ये आपके वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और असम की साइड में ये बाउंड्री बनाता है, वहाँ पे है ये बेरूबारी जगह। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे इंडिया का डिवीज़न हुआ, भारत और पाकिस्तान बना, तो जो डिवीज़न हुआ था, बाउंड्रीज जो हमारी बनी थी, उसके जो बॉर्डर कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे रेडक्लिफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ हिंदू मेजोरिटी थी ना उसे हिंदुस्तान बना दिया, और जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी उसे पाकिस्तान घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, जो बोडा वाला एरिया था ना इसका, बेरूबारी में है, बोडा वाला जो एरिया था, इसको वो लिखना भूल गए, मतलब इसमें वो डिवीज़न करना भूल गए। अब पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान स्टार्टेड टू क्लेम बेरूबारी इन 1952 में पाकिस्तान ने बेरूबारी को क्लेम कर लिया कि ये हमारा एरिया, ये हमारे अंडर है, बट वो इंडिया का ही पार्ट था, बट उसने क्लेम किया। अब क्या हुआ, इस पे वाद विवाद चलते रहे। फिर क्या हुआ, आया नेहरू नून अग्रीमेंट इन 1958। एक अग्रीमेंट हुआ, नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और नून जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ एंड इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, बेरूबारी का डिवीज़न कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। एक हिस्सा तुम रख लो उसका जो तुम्हारी वाली साइड में आ रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल नहीं, जो बांग्लादेश वाला जो हमारा एरिया है, पहले तो वो पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान। तो नेहरू जी ने कहा कि जो तुम्हारी वाली साइड पे एरिया आ रहा है उसको तुम रख लो, और जो हमारी वाली साइड पे आ रहा है उसको हम रख लेते हैं, मतलब उसका डिवीज़न कर देते हैं। बट जो बेरूबारी थी ना, बोलते हैं कि वहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और उनको किसी ने पूछा तक नहीं डिवीज़न के लिए, और नेहरू जी ने खुद ही एग्रीमेंट साइन कर लिया था।
बट और जो बेरूबारी के लोग थे वो खुद से ही पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, उनकी एक दो लाइंस हैं वो बहुत फेमस हैं, वो उन्होंने कहा, अमरा रख तो देबो, प्राण देबो, बेरूबारी देबो ना, कि बेरूबारी तो हम किसी भी कीमत में पाकिस्तान को नहीं देंगे। और लोगों ने क्या किया, पीपल कट देयर फिंगर्स एंड रोट लेटर टू प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी उंगलियां काटी। आई थिंक ये 1200 या 12,000 में स्किप कर रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं है, कि अराउंड लोग थे। और इन्होंने अपनी उंगलियां कट की, उस ब्लड से लेटर लिखा प्रेसिडेंट को। अब देखो प्रेसिडेंट की जो इंटरफेरेंस, प्रेसिडेंट ने कहा कि क्या प्राइम मिनिस्टर के पास इतना राइट है कि वो कोई भी हिस्सा जो है अपनी मर्जी से, कोई डिस्कशन नहीं पार्लियामेंट में, कोई कुछ नहीं हुआ पार्लियामेंट में, कोई पास नहीं किया गया और वो ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। बट ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते थे। हमारा जो आर्टिकल 3 है वो हमें राइट देता है कि हम किसी न्यू टेरिटरी को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं, हमारी बाउंड्रीज़ को मतलब चेंज कर सकते हैं जो हमारे इंटरनल हैं। जैसे स्टेट की बाउंड्री है, स्टेट का जो पार्ट है उसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। बट ऐसा उसमें नहीं लिखा गया है कि आप कोई भी हमारा इंडिया का जो पार्ट है उसको किसी और को दे दो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का पैनल बैठाया गया। अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था ना, इसके केस के एंड में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे लिखा होगा देखो, कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों ने ना कुछ गवर्नमेंट ने ना कुछ प्रियम्बल के आधार पे पिटिशंस दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये उनकी स्टेटमेंट थी बेरूबारी यूनियन केस में। अब जो दूसरा केस है वो है केशवानंदा भारती केस। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि केशवानंदा भारती केस में क्या था। और इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिजेक्ट किया था जो यहाँ पे दी थी कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे जजमेंट चेंज कर दी थी और यहाँ कहा था प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए हम इन केसेस को प्रियम्बल में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा केशवानंदा भारती केस था, इसमें क्या था देखो, केशवानंदा जी कौन थे, क्या हुआ, जैसे ही हमें आज़ादी मिली उस टाइम पे क्या हुआ, जो केरला गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ना रिफॉर्म, एक एक्ट पास किया, वो था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। 1963 में उन्होंने ये एक्ट पास किया। और इस एक्ट के पास करने का मतलब पता क्या था, फॉर अरेंजिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को अरेंज करने के लिए इन्होंने ये एक्ट पास किया था। इसका मतलब था कि जैसे डिवीज़न हुआ ना, तो कई लोग ऐसे थे उनके पास बहुत एरिया था, मतलब बहुत ज़मीन थी, और कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उसको अरेंज करने के लिए इन्होंने ये केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, सरकार ने, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने। अब जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो क्या करता था, रिस्ट्रिक्शन पुट करता था ऑन लैंड एक्वायरिंग, कि कौन कितना लैंड एक्वायर कर सकता है, उस पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाता था। बेसिकली दे रिस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टी राइट ऑफ सिटीजन। प्रॉपर्टी राइट जो, अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो उसको सरकार ले लेगी, उसको ज़्यादा रखने नहीं देगी। रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप मतलब इतनी ही ज़मीन रख सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इसी चक्कर में, जहाँ जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती थी। अब क्या हुआ, कसोरागढ़ है केरला में ही, वहाँ के एडनीर मठ है, उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। जो एडनीर मठ है वो बहुत मतलब ज़्यादा एरिया एक्वायर करता था, और उस मठ की ज़मीन को गवर्नमेंट क्या करती है, टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। अब इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस द इनकम ऑफ मठ इज एंड्स एंड पीपल फाइंड डिफिकल्टी। अब जो ज़मीन थी वो उसके भी हिस्से बांटे हुए थे, लोग उसी में ही अपना मतलब कमाई करते थे, उसी से उनकी दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ चल रही थी। अब वो गवर्नमेंट ने ले ली, टेक ओवर कर लिया, तो अब उनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या होता है, इन मार्च 1970 केशवानंदा जी जो हैं, हु इज़ हेड प्रिस्ट ऑफ मठ, जो मठ के हेड प्रिस्ट थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया लैंड रिफॉर्म एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए
और ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था केरला में, स्टेट गवर्नमेंट ने लाया था, उन्होंने इसको चैलेंज किया वहाँ पे, और उन्होंने एक रिट फाइल की और कहा कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो मतलब केशवानंदा जी थे वो कहते हैं कि जो आर्टिकल है ना ये 368 यहाँ पे बात की गई, देखो ये आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो, द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री केस ऑफ केशवानंदा भारती केस। ये बोल रहे थे कि जो पावर है अंडर एक्ट 368 इज लिमिटेड, और जो फंडामेंटल राइट्स आर टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रीडम। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो हमारी जो फ्रीडम है, हमारे देश के सिटीजन्स की फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसी पिटिशंस दी वहाँ पे। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आती है ना, तो वो आती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्लियामेंट जो है उसके पास राइट है, उसके पास पावर है कि वो हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। बट इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट के पास राइट्स हैं कि वो हमारी फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकता है, वो हमारे ही वेलफेयर के लिए, हमारे ही भारत के सिटीजनशिप जो हैं और लोग जो हैं सिटीजन्स जो हैं उनके वेलफेयर के लिए। बट पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हमारे संविधान में चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट्स ला सकती है, बट विदाउट इंटरफेरेंस विद जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती, उसके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती पार्लियामेंट। और ये स्टेटमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973 को, और ये जो डिसीजन था 7/6 की मेजोरिटी से पास हुआ था। 13 जजेस की पैनल बैठा था केशवानंदा भारती केस को सॉल्व करने के लिए, और 7 जजेस की मेजोरिटी से ये स्टेटमेंट जो थी और ये केस जो था मतलब सॉल्व किया गया था। तो ये थे ये 2 केस, एक केशवानंदा भारती केस और एक बेरूबारी यूनियन केस। और देखो, जो 368 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मतलब प्रोवाइड करता है आपको राइट कि आप चेंजेस कर सकते हो, बट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ बेसिक फीचर। तो ये था इसमें। देखो, आप यहाँ पे इस बुक में आप नहीं पढ़ सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उन्होंने बेरूबारी यूनियन में अपनी जो स्टेटमेंट दी थी दैट वाज रॉन्ग, एंड हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। और प्रीएम्बल में अमेंडमेंट भी आप कर सकते हो, बट क्या करना है आपको, जो उसके बेसिक फीचर है ना, नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। बेसिक फीचर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट को इतना राइट है कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी अगर चेंज कर सकती संविधान के, तो हमारा संविधान तो आए दिन बदलता। जब बना था तब कुछ और था, आज शायद कुछ और ही बन गया होता है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, द कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सारी कहानी इस आर्टिकल 368 की थी। एंड देखो, यहाँ पे ये बोलता है द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 1976 में हुई थी, और इसमें 3 नए वर्ड ऐड हुए थे। कोई बेसिक फीचर्स के साथ चेंज नहीं किया गया था, बस एडिशन हुआ था 3 वर्ड्स का, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एंड दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और जो मैंने यहाँ कहा है वो भी सुनना है, और जो नोट्स एंड रेफरेंस वाला पार्ट है वो आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इससे हमारा जो पूरा चैप्टर होता है ना
वो उसका बेस बन जाता है, वो सारा क्लियर हो जाता है हमारे दिमाग में। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारे आर्टिकल शुरू हो रहे हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारे संविधान के पार्ट 1 में आता है और आर्टिकल 1 to 4 तक 4 आर्टिकल हम इसमें पढ़ेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।